बच्चों हम हमारी पुस्तक का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं न्यायपालिका, और न्यायपालिका के इस अध्याय के तहत हमने पहले वाले भाग के अंतर्गत न्यायपालिका की भूमिका के बारे में और न्यायपालिका के कार्यों के बारे में जिक्र किया, जिसके तहत हमने जाना कि जो न्यायपालिका होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करती है, यानी विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा एवं हमारे जो कानून होते हैं उनकी और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ये हमने बात की थी इससे पहले वाले भाग के अंतर्गत। आज जो हम अध्याय पढ़ेंगे इस भाग के तहत, ये जो भाग 2 है, इसमें हम जानेंगे कि हमारे भारत के अंदर जो न्यायालय हैं, जो अदालतें हैं, उनकी संरचना किस प्रकार से होती है और वह किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों हमारे देश के अंदर जो न्यायालय हैं, जो अदालतें हैं, उनकी जो कार्यों का जो स्तर होता है वो पिरामिडानुसार होता है, यानी पिरामिड के जैसा होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पिरामिड के जैसे है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे देश की न्यायालय के जो स्तर होते हैं, इनके 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर, यानी कि 3 स्तरों के आधार पर हमारी अदालतें कार्य करती हैं। सबसे पहले स्तर पे होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सबसे उच्च यानी सर्वोच्च, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है, जो एक ही होता है और सबसे शक्तिशाली होता है। ये सर्वोच्च न्यायालय एक है, कहाँ पर है बच्चों? ये नई दिल्ली में। कहाँ है ये? नई दिल्ली में हमारे भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के बाद बच्चों जो हमने पहले भी पढ़ा था कि राज्य सरकारें होती हैं जो अपने अपने राज्य में शासन चलाती हैं, इसीलिए हर राज्य में एक एक उच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? एक एक उच्च न्यायालय होता है, कुछ राज्यों को छोड़ के प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय है। तो वर्तमान में हमारे देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय? 25 उच्च न्यायालय हैं। अब हर राज्य में जो जिले होते हैं वहाँ पर भी अदालतें होती हैं जो छोटे स्तर पर कार्य करती हैं, और उन अदालतों को कहते हैं अधीनस्थ या जिला न्यायालय। क्या कहा जाता है? अधीनस्थ या जिला न्यायालय। और ये राज्य के हर जिले में होती है, यानी कि प्रत्येक जिले के अंतर्गत अधीनस्थ और जिला न्यायालय होते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश की जो अदालतें होती हैं उनकी संरचना बनी होती है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्यों में उच्च न्यायालय और उसके बाद अधीनस्थ और जिला न्यायालय। तो चलिए इनको एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय कार्य करते हैं, किस तरीके, कहाँ उच्च न्यायालय के बारे में और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। बच्चों हम शुरुआत करेंगे नीचे से, यानी कि जो इसकी निम्न स्तर होता है, इसका निम्न स्तर है अधीनस्थ और जिला न्यायालय। जिला न्यायालय के बाद में हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो बच्चों बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की या जिला न्यायालय की। तो बच्चों ये जो अधीनस्थ और जिला न्यायालय होते हैं ये हर राज्य के जिले में होते हैं, यानी कि हर राज्य के जितने भी जिले होते हैं उनमें एक एक अधीनस्थ न्यायालय होता है। ये किसी शहर में भी हो सकते हैं, किसी तहसील में भी हो सकते हैं, और छोटे स्तर पर कार्य करते हैं। छोटे स्तर पर मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, यानी कि लोगों का सबसे अधिक ताल्लुक होता है इन न्यायालयों से। क्यों? क्योंकि निम्न स्तर पे होने से, अपने गाँव के आसपास होने से लोग सबसे पहले इन्हीं अदालतों के अंतर्गत जाते हैं। इन्हीं निचली अदालतों में लोगों के अपने जो छोटे मोटे मुकदमे होते हैं विवाद के, वो आते हैं। बच्चों इन जो ये न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, इनको कई नामों से जाना जाता है। इनको ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रायल कोर्ट। इनको जिला न्यायालय भी कहा जाता है। इसके अलावा अतिरिक्त सत्र न्यायालय भी कहा जाता है। प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट भी इन्हीं का नाम है। साथ में मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। सिविल जज न्यायालय भी अधीनस्थ न्यायालयों को ही कहा जाता है। ये सारे जो नाम हैं ये अधीनस्थ और जिला न्यायालय के ही होते हैं। अब बच्चों एक छोटा सा काम मैं आपको दे रही हूँ, वो क्या है कि आपको अपने आसपास में जो अधीनस्थ न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है उस जगह का नाम लिखना है। ठीक है? इसके बाद में जो अधीनस्थ न्यायालय के बाद में आते हैं राज्य न्यायालय, जो उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या होते हैं? हर राज्य में अलग अलग होते हैं। कुछ राज्यों को छोड़ के प्रत्येक राज्य के अंतर्गत उच्च न्यायालय है। तो देखो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालयों की स्थापना बच्चों सबसे पहले 1862 में हुई थी। 1862 में अंग्रेजों के समय, क्योंकि 1862 में तो अंग्रेज ही थे, 1862 में
तीन जो शहर थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इनको प्रेसिडेंसी शहर कहा जाता था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी शहरों के अंदर सबसे पहले 1862 के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, और अगर हम दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 में। और अगर हम हमारे राज्य की बात करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय की, जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की बात करते हैं तो वो हुई थी बच्चों 1949 में, 1949 के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी। और दिल्ली उच्च न्यायालय की जो गठन था वो हुआ था 1966 में। आज देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं बच्चों? 25 उच्च न्यायालय हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। हमारे देश में राज्यों के अंदर 25 उच्च न्यायालय हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आती है कि हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर तो 29 राज्य हैं, तो न्यायालय 25 ही क्यों हैं? इसके लिए बच्चों ऐसा है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 2 राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय बना हुआ है। अब 2 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। कौन से 2 राज्य? पंजाब और हरियाणा, दोनों राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये इस प्रकार से ये उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का भी कार्यभार संभालता है। दूसरी तरफ बच्चों जो पूर्वोत्तर राज्य हैं 4, पूर्वोत्तर राज्य यानी कि हम जो नक्शा पढ़ते हैं, नक्शे के अंदर पूर्व की तरफ, पूर्व इधर की तरफ होता है, वहां पर जो 4 राज्य हैं, 4 राज्य कौन कौन से? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है। और वो कहाँ है? वो है गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी में। तो इस प्रकार बच्चों ये दोनों जो हैं, पंजाब और हरियाणा का है चंडीगढ़ में एक उच्च न्यायालय, साथ में ये जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों का उच्च न्यायालय एक ही है, वो है गुवाहाटी में। तो ये इस तरीके से हमारे देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हो गए। एक बहुत ही अच्छी सी बात ये है कि जब 2019 से पहले बच्चों हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय नहीं थे, तो कितने उच्च न्यायालय थे? हमारे देश में सिर्फ 24 ही उच्च न्यायालय थे। 1 जनवरी 2019 के बाद में हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ध्यान हो कि हमारा 2 राज्य, एक राज्य जो था आंध्र प्रदेश, उससे तेलंगाना नया राज्य बना। ठीक है, तो तेलंगाना जब नया राज्य बना था तो 2019 से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय था जो था हैदराबाद में। कहाँ था? हैदराबाद में। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश का जो अमरावती में एक उच्च न्यायालय स्थापित कर दिया गया है। तो इस आधार से तेलंगाना का हैदराबाद में एक उच्च न्यायालय हो गया, साथ ही आंध्र प्रदेश का अमरावती में एक उच्च न्यायालय बन गया है। तो इस तरीके से अब हमारे देश में कितने उच्च न्यायालय हो गए? 25 उच्च न्यायालय हो गए। पहले कितने थे? 2019 से पहले 24 थे। जो नया उच्च न्यायालय बना है वो कहाँ बना है? अमरावती में। कहाँ बना है? अमरावती में। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जो उच्च न्यायालय, कोई बहुत बड़ा राज्य होता है और वहाँ पे एक उच्च न्यायालय होगा। अब वो ऐसा होगा कि पूरे राज्य के लोगों के न्याय प्रदान करने में थोड़ी सी उसको असुविधा होगी। तो इस असुविधा से बचे रहने के लिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ राज्यों को अपने उच्च न्यायालय के मुख्यालय के अलावा एक खंडपीठ स्थापित कर दी जाती है, यानी कि उसकी एक बेंच यानी एक शाखा बना दी जाती है जो किसी दूसरे शहर में होती है। जैसे हम हमारे राजस्थान की ही बात करते हैं। हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है वो है जोधपुर में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। लेकिन उसकी एक खंडपीठ हमने जयपुर शहर में भी स्थापित कर रखी है। ठीक है, यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 भवन दिखाई दे रहे हैं। जो ये ऊपर वाला भवन है, ये हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का जो मुख्यालय है उसका आपको ये भवन दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको एक और भवन दिखाई दे रहा है। ये भवन कौन सा है? ये है राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो कि जयपुर में है। अब बच्चों होता क्या है, कई बार हम बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं। जैसे ही पूछा जाता है राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हम सटाक से राजधानी का नाम ले देते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जितने भी राज्य हैं उनमें जो भी उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं वो उनकी राजधानियों में स्थापित किए गए हैं। लेकिन
राजस्थान के साथ में ऐसा नहीं है बच्चों। राजस्थान के अंतर्गत जो हमारा राजस्थान का उच्च न्यायालय का मुख्यालय है वह मुख्यालय जोधपुर में है, जबकि जयपुर में क्या है, जयपुर में इसकी खंडपीठ है, यानी कि इसकी एक शाखा है, एक बेंच है। इस तरीके से पूरे राजस्थान के जो कार्य होते हैं दोनों ही न्यायालयों में किए जाते हैं, जोधपुर में भी किए जाते हैं और जयपुर में भी किए जाते हैं। साथ ही आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हमारे जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1949 में, 1949 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय की भी बात की। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सबसे उच्च होता है, सबसे शक्तिशाली न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जितने भी न्यायालय होते हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो या जिला न्यायालय हो, सभी किसके अधीन होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। यानी कि हम कहें तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे ताकतवर न्यायालय होता है, जो किसी भी उच्च न्यायालय से या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है या उनको आदेश दे सकता है। किसी मुकदमे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय यह भी आदेश दे सकता है कि यह जो मुकदमा है ये 2 राज्यों से संबंधित है, इसको ये उच्च न्यायालय किसी दूसरे उच्च न्यायालय में भेज दे। ये आदेश भी हमें कौन दे सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। क्यों? क्योंकि वो सबसे उच्च में है और सबसे शक्तिशाली है। जो उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, यह देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है हमारे सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में। बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जिनको सर्वोच्च जो मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, वो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। तो आप ये भी काम कीजिए कि वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, उनका नाम अपनी कॉपी में लिख लीजिए। साथ ही आपके राज्य के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, उनका नाम भी आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ये आपका एक कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं वो देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली न्यायालय है। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की। ये सर्वोच्च न्यायालय का जो भवन है बच्चों, ये भवन कहाँ है, नई दिल्ली में, यानी हमारी देश की राजधानी में। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो भी हमें पता होनी चाहिए। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी बच्चों 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को एक और दिन होता है, कौन सा होता है, ध्यान हो तो बताइए। बिल्कुल सही, 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में क्या किया गया था, संविधान को लागू किया गया था। यानी कि उस दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू किया गया था उसी दिन हमारे देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय का ये जो भवन है बच्चों, ये जो भवन अभी वर्तमान में नई दिल्ली में स्थापित है, ये नई दिल्ली में स्थापित होने से पहले कहाँ चलता था, ये बात करते हैं। ये जो भवन बना था, ये बना था 1985 में, यानी कि 1985 में इस भवन का 1958 में इस भवन की इमारत का स्थानांतरित किया गया था। इससे पहले ये कहाँ पे कार्य करता था, इससे पहले हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी कार्य होते थे वो होते थे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का जो न्यायाधीश से पहले संसद भवन के भीतर होते थे। कहाँ होते थे, संसद भवन के भीतर ये कार्य होते थे। संसद भवन के अंदर एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नामक एक जगह थी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नामक एक भवन था, वहाँ पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के कार्य सारे होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये इमारत बनी, ये जो भवन बना, ये कब बना, इसे बनाया गया 1958 में। इस इमारत में स्थानांतरित फिर किया गया, जो वर्तमान में नई दिल्ली में स्थापित है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पढ़ा कि हमारी अदालतें 3 स्तर पर कार्य करती है। उच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, मध्य के अंदर राज्यों में उच्च न्यायालय और सबसे निम्न स्तर पर जिलों के अंदर होते हैं अधीनस्थ या
जिला न्यायालय। ये जो तीनों स्तर की न्यायालय होते हैं बच्चों, ये एकीकृत रूप से कार्य करते हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर जो न्यायिक प्रणाली है वो एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। एकीकृत का मतलब एक साथ होकर, यानी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब क्या होता है, ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं और मानना भी अनिवार्य होता है। ऊपरी अदालत कौन सी, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मानने अनिवार्य होते हैं। इसी तरीके से उच्च न्यायालय के फैसले को मानने के लिए किसको अधिकार होता है, अधीनस्थ न्यायालयों को। यानी अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो बाध्य होते हैं उच्च न्यायालय के फैसलों को मानने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय का कोई भी मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, क्योंकि वो सर्वोच्च है, इसलिए वो किसी भी न्यायालय का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। साथ ही वो क्या कर सकता है, किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भी भिजवा सकता है। ये शक्तियां भी किसको प्राप्त है, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को। न्यायालयों में हम अपील की व्यवस्था भी की गई है। अपील की व्यवस्था का क्या मतलब है बच्चों, यानी जब कोई मुकदमा चल रहा होता है और उसमें कोई पक्ष उस मुकदमे के जो परिणाम आते हैं, फैसले आते हैं, उनसे क्या हो, संतुष्ट न हो, तो वह पुनर्विचार के लिए जब किसी उससे ऊपर वाले न्यायालय में अर्जी देता है मुकदमे को दोबारा से सुनवाई के लिए, तो उसे अपील कहा जाता है। जैसे मान लो किसी निचली अदालत में कोई मुकदमा आया, उस मुकदमे का फैसला आया, फैसला आने के बाद में जो भी पक्ष था, अभियोजन पक्ष, जो उस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं होने पर जब वह उच्च न्यायालय में अपनी अर्जी देगा उस मुकदमे पे दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए, तो उसे कहते हैं अपील करना। तो इसे कहा जाएगा निचली अदालत से उच्च न्यायालय में अपील की गई है। उच्च न्यायालय में भी अगर ऐसा लगता है कि फैसला सही नहीं आया है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। तो देखते हैं अपील क्या होती है। निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है, तो उसे अपील करना कहा जाता है। समझ में आ गया अपील करना किसे कहा जाता है? इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण में एक घटना है, जो है घटना किसकी, सुधा की। सुधा एक बालिका है, सुधा एक 20 साल की बालिका है जिसकी शादी होती है फरवरी 1980 में। बच्चों जब इसकी शादी होती है लक्ष्मण के साथ में, सुधा और लक्ष्मण की शादी होने के बाद में सुधा की दिसंबर 1980 में मौत हो जाती है। अस्पताल में जब उसे देखा जाता है तो वो आधी जली हुई होती है। तो आधी जली हुई होने के बाद में जब उसके परिवार वाले, उसके माता पिता आते हैं, तो सुधा को देखने के बाद में उनको मानना होता है कि सुधा को मारा गया है, ठीक है। और जबकि उसके ससुराल वाले होते हैं वो कहते हैं कि सुधा स्टोव पर दूध गर्म कर रही थी और वो मर जाती है। ये एक ऐसी घटना है। अब देखो, जो उसके ससुराल वाले का कहना है कि सुधा की दुर्घटना से मौत हुई है, जबकि उसके परिवार वालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या क्यों की गई है, इसका उनके परिवार वाले कहते हैं कि सुधा के जो लड़का हुआ था उसमें उन्होंने मांग की थी फ्रिज की और स्कूटर की, और सुधा जब अपने परिवार से वो चीज़ें नहीं लेके आई तो उसकी जो सासू थी शकुंतला और उसके जो पति थे लक्ष्मण, उसके द्वारा उस पर मिट्टी तेल डालकर उसको जला दिया गया। ये एक मुकदमा आया बच्चों, और ये सुधा के माता पिता ने दिसंबर 1980 में निचली अदालत में इस मुकदमे को की याचिका डाली। निचली अदालत में यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय होता है उसके तहत इस मुकदमे को भेजा गया। निचली अदालत ने बच्चों निर्णय सुनाया। निर्णय आपको पता है अदालत किसके आधार पर सुनाती है, गवाहों के आधार पर। तो सुधा के मामले में गवाह जो थे उसके पड़ोसी लोग थे, 4 पड़ोसी लोग थे। उनका मानना था कि जब 1 दिसंबर को सुधा को जब जल रही थी सुधा, तो उसकी जोर जोर से आवाज़ आई, तो वो लोग वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि सुधा की जो साड़ी है वो आग में लिपटी हुई है। तो उन्होंने उसको बचाने का प्रयास किया और सुधा ने खुद ही ने ये बात बोली कि मुझे मेरे पति ने
आग लगाई है और सासू ने मुझ पे मिट्टी तेल डाला है। तो इस आधार पर, इन गवाहों के आधार पर सुधा के पति लक्ष्मण, सुधा की जो सासू थी शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र, इन तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। उनको मौत की सजा निचली अदालत के द्वारा सुनाई गई। अब बच्चों क्या हुआ, 1980 में तो ये मुकदमा चला। 1983 तक आते आते ये जो तीनों लोग थे जो कि दोषी करार दिए गए थे, लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र, इन्होंने अपील की। अपील का मतलब पुनर्विचार के लिए इन्होंने अर्जी दी। कहाँ पर? उच्च न्यायालय में, यानी जो दिल्ली उच्च न्यायालय था, दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर इन्होंने अपील की। जब ये मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में गया तो वहां पर क्या हुआ कि उच्च न्यायालय ने ये माना कि जो सुधा की मौत हुई थी वो दुर्घटना से हुई थी, यानी कि सुधा स्टोव से दुर्घटनावश जल गई और उसकी मौत हो गई, और ये तीनों जो लोग हैं ये क्या हैं? निर्दोष हैं, इसलिए उनको बरी कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। अब बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था कि जो 1980 का दशक था, 1980 के दशक में दहेज से और घरेलू हिंसा से संबंधित जो भी समस्याएं हो रही थी, उसमें हमने पहले भी जिक्र किया था कि उस दौरान बहुत सारे महिला संगठन थे जो कि महिलाओं के मुद्दों पर बहुत जन सुनवाइयाँ कर रहे थे और बहुत जोर शोर से महिलाएं आंदोलन कर रही थी। तो ऐसे जो संगठन थे, जब उन्होंने देखा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो तो सुधा के लिए क्या है भाई, न्याय प्रदान नहीं करता, तो ऐसी ही एक संगठन था जिसका नाम था इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स। जब इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स जो महिला संगठन था, उस महिला संगठन ने दोबारा से अपील दायर की। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। कब? 1985 में। और 1985 में जब सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस मुकदमे को दोबारा से सुना गया और इसके गवाहों के आधार पर दोबारा से फैसला दिया गया, जो फैसला उच्च न्यायालय के बिल्कुल अलग था। उच्च न्यायालय के अंतर्गत जब तीनों को बरी कर दिया गया था, लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को, उसके विपरीत सर्वोच्च न्यायालय ने गवाहों के आधार पर जाना कि जो ये तीनों लोग हैं ये दोषी हैं, और तीनों लोगों के अंतर्गत ये जो तीनों लोगों में से लक्ष्मण और शकुंतला दोषी हैं, जबकि सुभाष चंद्र को बरी कर दिया गया। क्यों बरी कर दिया गया? क्योंकि उनके पक्ष में कोई भी ऐसा गवाह नहीं मिला जो उनको दोषी सिद्ध करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसमें सुधा के पति लक्ष्मण कुमार, उनकी मां शकुंतला को तो उम्र कैद की सजा सुनाई और भाई सुभाष चंद्र को बरी कर दिया गया। तो इस पूरे उदाहरण से बच्चों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से न्यायालय में अपील की जाती है और उस अपील की क्या पूरी प्रक्रिया होती है, यानी कि निचली अदालत से उच्च न्यायालय में अपील की जाती है और फिर उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है और अंत में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। तो इस तरीके से हमने ये पूरी प्रक्रिया पढ़ी। तो बच्चों ये जो अध्याय का ये भाग है यहीं पर समाप्त होता है। इस भाग के तहत हमने हमारे भारत देश की अदालतों की पूरी संरचना का अध्ययन किया, साथ ही हमने जो निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली है वो क्या होती है उसके बारे में, एकीकृत न्यायिक प्रणाली के बारे में पढ़ा और हमने अपील करने की ये पूरी प्रक्रिया को भी उदाहरण के माध्यम से समझा। इस अगले भाग के तहत हम इस अध्याय से संबंधित बाकी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।